नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईएफ में। इस वैदिक खास हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की और साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसी के साथ साथ अन्य एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, जीडी, एसआई और टीचर सभी के लिए यूपी पैट टेट इसमें जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उनके लिए अत्यधिक ही सहायक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पुराने हैं तो इसे अपना प्यार देते रहिए और इसके ग्रोथ में, इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में हमारी मदद करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। ऑर्बिटर और चंद्रयान 2 मिशन, जो भी आपको पता है हाल ही में बहुत ही इसको बहुत हाइपर बन गया था लास्ट ईयर में, क्योंकि हमारा एक फेलियर वहाँ पे हुआ था। क्या फेल हुआ था वो बताएंगे। जो उनको भेजा गया था उनमें अन्य जो उपकरण लगे थे वो पिछले 2 वर्षों से वहाँ पे अपनी जानकारी एकत्रित कर रहा है, जिससे चंद्रमा और उसके जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में हमारे ज्ञान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हाल ही में केंद्र द्वारा घोषित रेलवे के निजीकरण अर्थात प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, जैसा आपको पता है आजकल रेलवे, एयरपोर्ट, बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट वाली उनको प्राइवेट किया जा रहा है। इसी में नया नाम जुड़ा है रेलवे के खिलाफ उत्तर पश्चिमी रेलवे के जो कर्म जितने भी वहां के एम्प्लॉई हैं और उनका जो यूनियन है उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना के लिए अगले 100 दिनों के लिए अपने एजेंडे की घोषणा कर दी गई है। एक नए अध्ययन जिसमें जो कि नेचर पत्रिका से प्रकाशित हुई है उनके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को वर्ष 2015 के पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन समझौता हुआ था उसका जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को तापमान को नीचे रखना है पूर्व औद्योगिक वर्ष के, उसके लिए जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण अर्थात फोसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन को काफी कम किए जाने की जरूरत है, नहीं तो अपने इस टारगेट को नहीं पा पाएंगे। इन्हीं सभी करंट अफेयर्स का आप करते हैं एनालिसिस। आइए देखते हैं चंद्रयान 2 से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर टॉपिक का लिंक देखें किससे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको अंतरिक्ष या अंतरिक्ष से संबंधित जितने विषय हैं उनमें या टेक्नोलॉजी से संबंधित विषय हैं उनमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा उसमें ही आएगा। तो सबसे पहले ये देखें चंद्रयान 2 मिशन आखिर था क्या, उसमें क्या सिस्टम था चंद्रयान 2 मिशन का, उसका थोड़ा हम डिटेलिंग कर देखते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए चंद्रयान 2 जो मिशन गया था वो जिस इंजन पे गया था उसका नाम था मार्क 3 एमआई रॉकेट। इस रॉकेट का नाम था मार्क 3, इसमें इंजन था, उसमें इसे भेजा गया था। उसके बाद में इसको अपने भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 10:13 पर श्रीहरिकोटा से, जो कि भारत में स्थित है, इसको यहाँ से भेजा गया था। उसके बाद में क्या आपको बता दें होता क्या है स्टार्टिंग में, कि जब पृथ्वी से कोई यान भेजा जाता है तो बाहर एक चारों तरफ चक्कर काटता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये उसने ऑर्बिट में चक्कर काटा तो जब ऊपर निकाल दिया इसने अंतरिक्ष से, तो ये क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें हमारा उपग्रह होता है उसको तो ऊपर चला जाता है, बाकी जो हो जाता है जो नीचे इंजन लगा हुआ वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो डिटैच हो जाता है उससे। उसके बाद में क्या होता है कि अर्थ की ऑर्बिट में 23 दिनों तक ये वहां पे घूमता रहा। उसके बाद होगा क्या, अगला स्टेप ने क्या किया, अर्थ की ऑर्बिट में क्या होता है, थोड़ा इसमें बूस्ट किया फिर आगे आया, फिर थोड़ा बूस्ट किया आगे आया, फिर ऐसा बूस्ट किया आगे आया, ऐसे ये आगे आगे इसकी ऑर्बिट में। और एक बार जब उस ऑर्बिट में छोड़ देते हैं तो चारों तरफ से चक्कर लगा रहता है, फिर उसको किसी भी एनर्जी जरूरत नहीं होती है। थोड़ी एनर्जी दी, अगले ऑर्बिट में चला गया, फिर घूमता रहा। फिर क्या हुआ, फिर ये लूनर ऑर्बिट में 30वें दिन प्रवेश कर गया और उस जो यहाँ पे ये आई मार्स की, और फिर इसमें जो वहाँ की जो मार्स थी उसकी ऑर्बिट में इसने अंदर एंट्री करके जो वहाँ के जो उसके नियर मून से जो साउथ पोल था उसको वहाँ पे, सॉरी जो चंद्रमा का जो साउथ पोल था उस पे आके यहाँ पे इसने लैंडिंग करनी थी। और ये इसके साथ यहाँ पे गया हुआ था एक रोवर, इसकी वहाँ पे लैंडिंग होनी थी तो इसका नाम था वहाँ पे विक्रम। तो विक्रम रोवर जब गया था तो इसकी लैंडिंग सॉफ्ट ना होकर हार्ड हो गई थी। सॉफ्ट मतलब क्या होता है, जब भी वहाँ पे नीचे छोड़ा जाता है उसके जमीन पे चंद्रमा की, तो पैराशूट से वगैरह से नीचे उतरा जाता, धीरे धीरे आके नीचे उतर जाता। तो वो लैंडिंग ना होकर कुछ खराबी आ गई थी तो हमें क्या हार्ड लैंडिंग हुआ था, सीधा नीचे गिरा जाके, जिससे क्या हुआ खराब हो गया था। इसे इसका हम फायदा नहीं उठा पाए, बाकी जितने भी वहाँ पे जो ऑर्बिट में जो घूम रहा था उसका हमने फायदा उठाया हुआ है। तो ये दुर्घटना मैंने आपको बता दी थी। तो अभी इसका डिटेल देखें तो चंद्रयान 2 क्या था, भारत का चंद्रमा जो भेजा गया था दूसरा मिशन था। इससे पहले हम चंद्रयान 1 भेज चुके थे, लेकिन उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करने में, सॉफ्ट लैंडिंग लगाई उसमें विफल रहे थे। इस यान पे जो लैंडर लगा था, लैंडर तो जो लैंड करेगा वहां पे, ये जो विक्रम लैंडर था, रोवर जो वहां पे घूमेगा, अंतिम क्षणों में खराब हो गए थे और सतह पर उतरने के दौरान उनका दुर्घटनाग्रस्त हुए और ये नष्ट हो गए। तो ये लैंड करने वाला विक्रम था और रोवर जो घूमने वाला था वो दोनों खराब हो गए थे। बाकी वहां पे सैटेलाइट काम करता रहा है। अगर देखें कि बाकी में प्रेजेंट टाइम में जो मिशन हमने चंद्रयान 2 भेजा था उसको क्या कुछ हमारे लिए प्रासंगिक रहा, कुछ उसके फायदे रहे, तो देखेंगे ये तो उसमें विफलता थी कि उसका लैंडर था और रोवर काम नहीं कर पाए। लेकिन इसमें जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर वो होता है जो किसी भी ग्रह, उपग्रह या ग्रह के चारों तरफ चक्कर मारता है ऑर्बिट में। तो उस ऑर्बिटर जो वो तो वहां पे ठीक था, ऑर्बिटर में कुछ उपकरण भी लगे हुए थे, उन्होंने सही से काम किया और वहां पे जो चंद्रमा की जो सरफेस थी उनके बारे में उन्होंने जानकारी एकत्रित की।
अभी हाल ही में भारत का जो इसरो है, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, उसने चंद्रयान 2 के जो वैज्ञानिक जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट उपकरण लगे हुए थे, उनके द्वारा जितनी भी जानकारी एकत्रित की गई थी, उसको उन्होंने एनालिसिस किया और पब्लिकली रूप से उसको जारी कर दिया है। इसमें कुछ विश्लेषण किया गया है और कुछ का भी आकलन करना बाकी है। तो देखें अभी इसमें अभी तक जो उन्होंने जानकारी एकत्रित की, जो उन्होंने पब्लिश की है, उसमें क्या क्या जानकारी दी है। तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले सबसे बड़ी जो खोज है, इसको नासा ने भी प्रमाणित कर दिया है कि चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं की उपस्थिति का उन्होंने पता लगाया, एकदम सटीक जानकारी दी है। वहां पर सूक्ष्म तत्व जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज, सोडियम, इसका भी इन्होंने पता लगाया। साथ ही साथ यहाँ ग्रहों में भिन्नता के साथ साथ यहाँ की निहारिकाएं हैं, उनसे संबंधित स्थितियों के बारे में गहन जानकारी उन्होंने वहां हासिल की है। ये इसके अचीवमेंट है। एक जिन्होंने क्या सोलर फ्लेयर्स या सौर लपटें होती हैं, उनके बारे में जानकारी दी है। इन्होंने बोला कि जो सौर का जो कोरोना होता है, चारों तरफ क्षेत्र होता है सूर्य का, उसको गर्म करने के पीछे के तंत्र को जो समझना है, उसको सोलर फ्लेयर की जो हमें जानकारी मिली है, उनकी जो माइक्रो फ्लेयर्स के बारे में जानकारी मिली है, उससे हमें क्या करेगा, समझने में बहुत मदद मिलेगी। इससे कई दशकों में जो समस्याएं थी वो अब सुलझी हो जाएंगी। इसके अलावा जो रेगोलिथ के नीचे पाए जाने वाले गोलास और कंकड़ पत्थर, अर्थात मतलब कि जो आपने देखा होगा, जब मिट्टी के जो लेयर होती है, संस्तर होते हैं, उनके नीचे होता है रेगोलिथ जो होते हैं कंकड़ पत्थर, उनके क्रेटर के स्थायी रूप से अंधेरे में रहने वाले क्षेत्र हैं। तथा चंद्रमा की ऊपरी सतह पर 3-4 मीटर की गहराई वाले जो भंवरे निक्षेपों का जो अन्वेषण वहां पर उसने किया है, उनके बारे में जो वैज्ञानिकों को भविष्य में मानव मिशन सहित यानों की लैंडिंग करने में, वहां पर जो ड्रिलिंग करेंगे, खनन करेंगे, खुदाई करेंगे, उनकी साइटों का निर्धारण करने में भी हमें इसको मदद मिलेगी। तो ये हमारी अचीवमेंट थी चंद्रयान 2 की। तो ये फेल नहीं था, हमने टीवी में देखा कि फेल हो गया, लैंड नहीं हुआ। तो फेल हमारा रोबोट जो उसमें उतर कर देखता, वो फेल हुआ था। हमारा जो लैंड किया था विक्रम, वो खराब हुआ था, लेकिन जो सैटेलाइट थे वो उन्होंने सही से काम किया, उन्होंने ये जानकारियां दी हैं। इस तरीके से हमें क्या हुआ, हमारा सक्सेस हुआ इस हिसाब से। आइए बात करते हैं रेलवे के निजीकरण के विरोध हो रहा है, जो कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे है, वहां के कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे का विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में बात करते हैं। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये बुनियादी ढांचा के लिए जो ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, तो इसमें रेलवे वाला टॉपिक इससे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको फिर भी, अगर आप आम नागरिक भी हैं, तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको डेली करंट अफेयर इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करना है, बल्कि अपनी नॉलेज के लिए। बाकी अगर आप आम नागरिक भी हैं, आप तब भी आप इसको पढ़िए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं देख पता चलेगा देश में क्या जानकारी चल रही है। बाकी आप आजकल न्यूज चैनल देखते हैं, उसमें आपको रिलेटिव न्यूज से कहीं ज्यादा आपको फालतू न्यूज, सांप्रदायिक न्यूज है, जातवाद न्यूज है, ये बताई जा रही है। इससे अच्छा आप इन चीजों को पढ़िए। तो अगर देखें कि आखिर सरकार क्यों चाह रही है कि चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो, तो उसको क्या लगता है कि कोई भी चीजें हैं जो उनके रख रखाव है, उनकी जिम्मेदारी जब प्राइवेट हाथों में जाती है, तो उनको क्या होता है, आधुनिक तरीके से उनका रखरखाव होता है, जिसमें उनमें रेलवे इंजन, डिब्बे हैं, उनको भी सारा काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ होता है उनको ट्रांसपोर्टेशन करने में कम समय लगता है, वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं वहां पर, क्योंकि प्राइवेट हाथ में जाएगा तो प्राइवेट लोग नए लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार का सृजन भी होगा। यात्रियों को वहां ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, विशेष स्तरीय उनको जो स्टैंडर्ड होगा, उसका अनुभव होगा। अगर आप ट्रेन 18 में गए हो, जिसको वंदे भारत एक्सप्रेस बोला गया है, अगर उसमें जाए, जो भी दिल्ली से बनारस चल रही है, उसमें भी ऐसा है कि उसमें आपको जो जो जैसे आप प्लेन में जाते हैं, वैसी सुविधाएं वहां देखने को मिलती हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पर जो परिवहन की मांग जिस तरह बढ़ रही है, उसकी आपूर्ति भी प्राइवेट वाले अच्छे से कर सकेंगे। ये इसकी इन्होंने ये बताया, फायदे हैं रेलवे के, भारत सरकार के अनुसार। अगर देखें इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको दिसंबर के तहत इसमें बोली की जाएगी कि प्राइवेट कंपनियां आए, इसको खरीदने की कोशिश करें। तो इसमें क्या होगा, इसमें 109 रूटों पर लगभग 150 हाई स्पीड की प्राइवेट ट्रेनें दौड़ने की उम्मीद है। 2023 तक इसको शुरू होने की भी उम्मीद की गई है। 12 रेलवे स्टेशनों पर स्टार्टिंग में काम पायलट प्रोजेक्ट तरह किया जाएगा। इसमें प्राइवेट कंपनियां ये तय करेंगी कि ट्रेन के स्टॉपेज कहाँ किए जाएं, कहाँ नहीं किए जाएं, और बाकी मेक इन इंडिया प्लान को बनाया जाएगा और इसको इनमें इन्वॉल्व किया जाएगा। पीआईबी की रिपोर्ट है। तो अब देखें कि एक तो उन्होंने बता दिया कि रेलवे की प्राइवेटाइजेशन हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये सुविधाएं मिलने की कोशिश है। इससे लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि एक तो उन्होंने बता दिया अवसंरचना का निर्माण होगा, बेहतरीन अवसंरचना बनेगी, वहां पे बुनियादी ढांचे का निर्माण अच्छे तरीके से होगा। साथ ही साथ इसमें अगर उच्च किराया ये लोग प्राइवेट वाले लेंगे, तो आपको वहां पे जो सेवा सर्विस होगी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इसमें बैलेंस बन सकेगा। साथ ही साथ इसमें ये उनको मानना है ये सरकार का कि जब हम प्राइवेटाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की कमी आएगी, कि वो अच्छे से रखरखाव, मेंटेनेंस अच्छे से हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि लंबे समय तक हम अच्छी सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। अगर दिल्ली मेट्रो का देखें, वर्ल्ड क्लास टॉप 3 टॉप 5 में आती है, तो अगर आप उसमें जाके देखेंगे, वहाँ की सफाई है, वहाँ का मेंटेनेंस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको वहाँ खासियत है कि वो प्राइवेटाइज है उसका, तो ये फायदा मिलेगा। लेकिन ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं हानियां नजर आती है। क्या क्या कमियां हैं, तो पहली कमी क्या है कि इसका जो लाभ होगा जो सीमित क्षेत्रों को ही मिलेगा, क्योंकि आपको अब इसमें है कि आपको प्राइवेट लोग वो तय करेंगे कंपनियां कि कहाँ कहाँ पे इनको स्टॉपेज दिए जाए। तो आपको क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा,
मतलब इससे क्या घाटा होगा? अगर उन्हें लगेगा कि यहाँ पे हमें स्टॉपेज बनाने में घाटा है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, तो उनमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको देखा मेट्रो केवल दिल्ली में अच्छी तरह चल रही है, बाकी कुछ शहरों में अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या आपके लोकल जो सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको मेट्रो चलाई जाएगी और उन्हें पता है पूरे दिन में 2 चक्कर में तो पूरी सफाई तो चली जाएँगी, तो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जैसे पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर तो सरकार है तो वो तो अपना इन्वॉल्व करेगी, इन्वॉल्वमेंट लाएगी, वहाँ पर वो स्टार्ट करेगी सरकार, कोशिश करेगी कि उनका वहाँ पे काम करे, लोगों को जुड़ें। प्राइवेट वाले क्यों जाएंगे? उनका वहाँ फायदा नहीं है। इससे क्या होगा, जो हमारा कनेक्टिविटी हम सोचते हैं सब अच्छी स्तर की होगी, वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो दो दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे फायदा नहीं मिलेगा वहाँ प्राइवेट वाले लोग नहीं जाएंगे। अगर इसमें देखा है किराए की बात, आप मेट्रो में जाइए, रेलवे का किराया अभी बढ़ गया अचानक, 3 गुना बढ़ाया है इस लॉकडाउन में, वेव सेकंड वेव के बाद। नहीं तो वही आम 10 रुपए नॉर्मल टिकट, 10 रुपए 20 रुपए थी, तो अब वो 3 गुनी हो गई। फिर भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप मेट्रो में चले आए, जो हम रेलवे वहाँ पे 10 या आज भी 30 रुपए दे रहे हैं, उसके लिए मेट्रो भी 40-50 रुपए चार्ज करती है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर रेलवे को तो लाभ मिल जाएगा, क्योंकि वो आसानी से उन्हें लगेगा हम सुविधाएं दे रहे हैं, किराया बढ़ाएंगे जो, लेकिन जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं या मिडिल इनकम, जो लोअर इनकम, मिडिल में भी जो लोअर लोग हैं, उनका क्या होगा, उनकी पहुंच से चीजें बाहर हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, ये भारतीय रेलवे क्या करेगा, आपको अमीरों गरीबों के भेदभाव में, आय वर्ग में जो इनकम क्लासेस हैं उनमें बांटने का काम करेगा कि आप जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। साथ ही साथ क्या होता है कि जब भी कोई बात रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने देखा कोई अगर बात हुई तो उसमें ये क्या होता है, प्राइवेट कंपनियों का प्रशासन अपनी तरीके से कार्य करता है, वो किसी तरह जवाबदेह नहीं होता है, सरकार को नहीं बताना होता है कि हम ऐसा क्यों चला रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट मालिक है वो अपने हिसाब चलाएगा, वो सरकार क्यों जवाब देगा हम ऐसा क्यों करें। तो इसमें जवाबदेही की, अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत कमी देखी गई है। आइए बात करते हैं उड़ान योजना के बारे में। तो इसके तहत अब 50 नए मार्गों का शुभारंभ किया गया है। विमान टरबाइन ईंधन अर्थात एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लगाए गए जो बैट हैं उनको भी अब एक संगत बनाया जाएगा, जिससे कीमतें नीचे आ जाएं। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये वही सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनसे संबंधित मुद्दों से लिंक्ड है ये। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है उड़ान का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली योजना है, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल लेवल पे, इसको ध्यान रखिएगा। इस योजना का अगर उद्देश्य देखना हो, यहाँ पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या होने वाला है। तो इस योजना का अगर उद्देश्य की बात की जाए तो जो दूरस्थ इलाके हैं उनमें क्या होता है, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने में इसको हेल्प करेगा, वहाँ पे संपर्क बढ़ सकें। साथ ही साथ ये जो हवाई यात्रा है उसके दाम को कम करके बहनी बनाएगा, जिससे लोग अच्छे से अफोर्ड कर पाएं। तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का एक प्रमुख घटक है, और इसे जून 2016 में लॉन्च किया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है इसको कब लॉन्च किया गया था, ये जून 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना की बात की जाए तो इसमें जो उड़ान की फ्लाइट हैं उनमें लगभग, अगर मान लो 100 सीटें तो लगभग 50 सीटें क्या होती हैं, रियायती किराए पर दी जाती हैं। और उसके क्या किया जाता है, उसमें एक निश्चित राशि जो होती है जिसे बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। मान लीजिए कि अगर 50 सीटें हैं, उनका किराया था पर सीट 1000 रुपए, लेकिन सरकार बोली नहीं आप इनको अच्छे रियायत में दीजिए, हो सकता है उन्होंने उसकी रियायत करके कर दिया 500 रुपए, तो आप 500 रुपए में आप जाएंगे। तो जो उड़ा रहे हैं उनको तो 500 रुपए घाटा है, जो 500 रुपए घाटा होगा उसका वित्त पोषण कौन करता है, उसको केंद्र और राज्य सरकार आपस में साझा करके वो देते हैं, तो आप 500 में जाएंगे। और भाई सब्सिडी टाइप का मान लीजिए, इसमें सब्सिडी मिलती है एक तरीके की। ये योजना 10 साल तक जारी रहेगी और इसके बाद में से आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है। 2026 तो चलेगी, उसके बाद हो सकता है इसका और आगे बढ़ाया जाए। तो अभी हाल ही में क्या किया है, उड़ान का एक नया उड़ान 4.0 चालू किया गया है। इसका फेज 1 आ चुका है। इसमें क्या किया गया है, इसमें आगे आगे उसको अवार्ड किया जाएगा। साथ साथ इसमें 78 नए रूट चलाने की घोषणा की गई है, और इसमें जो वायबल गैप फंडिंग होगी उसका आउटफ्लो लगभग 15 करोड़ होने की उम्मीद है। इसमें देखा जाए तो ये 18 जो भी अनरिजर्व या अभी रिजर्व नहीं किए गए एयरपोर्ट्स हैं उनका ये यूज करके इसको चलाया जाएगा। इसमें बेसिकली दिल्ली, कोलकाता, कोच्चि वाले मेजर डेस्टिनेशन है, उसके अलावा इनको यूज की जाने की बात की जाएगी। अगर देखें तो बेसिकली इसको दिसंबर 2019 में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, असम है, मेघालय, मणिपुरी, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह हैं, वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों, उसके अलावा पहाड़ी राज्यों और जो आइलैंड है उस पर विशेष ध्यान करने के लिए 4.0 चलाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन आएगी उड़ान 4.0 कहाँ कहाँ फोकस करेगी, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन पे, हिली एरियाज में और आइलैंड पे ज़्यादा फोकस करेगी। इसको भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पहले ही विकसित किए गए हवाई अड्डों को इस योजना के तहत जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसमें उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उड़ान 4.0 के तहत हेलीकॉप्टर और सी प्लेन के संचालन को भी शामिल किया गया है। सी मतलब जो समुद्र में भी उड़ सके, उन जहाजों को इसमें शामिल किया जाएगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ फॉसल फ्यूल्स एक्सट्रैक्शन ऑन ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात जीवाश्म ईंधन जो हम निकाल रहे हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। टॉपिक का लिंक देखें, जब भी पर्यावरण के संरक्षण, उसके क्षरण, उसके प्रभाव आकलन, जो भी टॉपिक आएगा उससे ये लिंक्ड है। तो अभी हाल ही में नेचर पत्रिका द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो मैं जो मैगजीन है नेचर वो इस तरीके से दिखती है। इसमें जो इन्होंने स्टडी की उसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं तो किस तरीके से आए हैं कि जो आपको पता है 2015 में
जो पेरिस है, तो आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए पेरिस किस देश की राजधानी है। ये बता दूं यूरोप की कंट्री है, उसकी राजधानी है, तो बहुत ही काफी मॉडर्न कंट्री है। तो इसमें 2015 में इसको कुछ समझौते किया गया, वहां पे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, और उसको हासिल करने के लिए जो ग्लोबली जो तेल और गैस का उत्पादन करना था, वो 2050 तक प्रति वर्ष 3% की गिरावट के साथ आना चाहिए था, जो इसमें टारगेट लिया गया था। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखें, जो भी योजनाएं चल रही हैं और जो चालू भी हैं करंट में, जो भी फ्लो कर रही हैं, जो हमने बना दिए हैं चार्ट में, क्या हुआ है दोनों ही जगह पे, जो जीवाश्म ईंधन है उनका जो एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, वो निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं है, वो कि उससे और कहीं अधिक उनका निष्कर्षण किया जा रहा है। अगर देखें विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में बात की जाए, तो पहले ही वो अपने जो वहाँ के जो फॉसिल फ्यूल्स है था, जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम जो कोयला है, उसके उत्पादन को अपने हाई लेवल पे पहुंचा चुके हैं, हाई लेवल पे बिल्कुल क्लाइमैक्स पहुंचा चुके, चरम स्थिति इस तरह पहुंचा चुके हैं। लेकिन अगर हमने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना है, तो अभी आगे आने वाले वर्षों में जो भी जीवाश्म ईंधन उसका जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें किसी वृद्धि की भरपाई ना करें, बल्कि उनको नियंत्रित करें, वरना क्या होगा, जो परिस्थितियां होंगी हमारे पूरे पर्यावरण की, वो क्या होगी, अनियंत्रित हो जाएंगी। अगर 2025 तक हमने 58% तेल, 59% जीवाश्म ईंधन गैस और 89% कोयले के भंडारण गैर निष्कर्षित नहीं किए, तो क्या होगा, ये चीजें क्या हो जाएंगी और हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बड़ी हो जाएंगी। तो इतना हमें करना ही करना है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को लक्ष्यों को ध्यान रखा जाता है, तो जीवाश्म ईंधन के भंडारों की इन जो परसेंटेज मात्राएं हैं, क्वांटिटी है, उनके निष्कासित नहीं करने की जरूरत है। अगर हमने इनसे कम, और अगर हमने इतने लेवल कम नहीं लाए, तो हम कहीं ना कहीं परिणाम हमको ही भुगतने पड़ेंगे। तो अभी देखें कि क्वेश्चन ये बढ़ता है, आप देखिए किस तरह का हीट वेव हमारे ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि यहाँ पे वैश्वीकरण में तापमान बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है। और देखें कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करने का हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब भी हम जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं, सबसे अधिक प्रदूषण होता है वो वायु प्रदूषण होता है। और इससे क्या होती है, एक तो टेम्परेचर बढ़ता है, और साथ ही साथ जब वायु प्रदूषण होगा, तो जो भी कार्य करेंगे उसमें उच्च वैश्विक लागत आएगी। तो अगर एक अनुमान लगाया जाए, तो लगभग 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, क्योंकि अब सोचो हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अपनी इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड में सोचो एक देश की इकोनॉमी के बराबर लगभग 60% हिस्सा, 2.9 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष की बात हो रही है, या 8 बिलियन डॉलर प्रतिदिन की बात, जो कि विश्व के जितना भी जीडीपी उसका 3.3% के बराबर है। इतना हमें घाटा हो रहा है इसके तापमान बढ़ने से। आप सोचिए कितना घाटा हो रहा है, कितना डॉलर, 8 बिलियन डॉलर, 8 अरब डॉलर प्रतिदिन, उसको 70 से मल्टीप्लाई करिए, तब इंडिया में आएगा उसका वैल्यू। साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन के कारण क्या होगा, वायु प्रदूषण से निपटने हेतु भारत को लगभग 150 बिलियन का व्यय करना पड़ता है उसको फेस करने के लिए। ये भी हमें घाटे का सौदा है। आगे की चुनौतियां होंगी क्या, कि अब तक मानवीय गतिविधियों का जो भी वैश्विक तापमान है, जो पूर्व औद्योगिक वर्ष जिसको 1950-1900 से पहले कहा जाता है, उसके लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है। हम 1.5 डिग्री सेल्सियस निर्धारित कर चुके हैं। अगर वर्तमान परिस्थिति देखी जाए, तो जितने भी देश हैं उनके द्वारा जितना भी उत्सर्जन लक्ष्य जो हासिल करने का टारगेट किया गया है, तो ग्लोबल वार्मिंग को 5 डिग्री से कम तक सीमित करने संबंधी लक्ष्यों का अनुभव भी ये नहीं है, हमें और कम करना चाहिए। तो इस समझौते द्वारा जो भी निर्धारित लक्ष्य किए गए थे, उनमें क्या हुआ था, ये पेरिस में, यहाँ पे देखिए एप्पल टावर भी है। अब कोई गया होगा एप्पल टावर किस देश में है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किस देश की बात चल रही है। तो वर्ष 2015 में 195 देशों ने क्या किया था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में साइन किए थे, और उन्होंने ये लक्ष्य रखा था कि जो आगे आने वाले दशक हैं, हर जो 10 सालें होंगी, उनमें जलवायु परिवर्तन को सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसका उद्देश्य क्या था, जितने भी कार्बन उत्सर्जन वो कटौती करेंगे, और साथ ही साथ वैश्विक औसत तापमान में जो वृद्धि हुई थी, वो जो पूर्व औद्योगिक वर्ष के जितने स्तर था उसके 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखने, और पूर्व औद्योगिक स्तर से 5 डिग्री तक तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल वार्मिंग प्रक्रिया को धीमा करने लक्ष्य रखा गया था। यानी पूर्व औद्योगिक वर्ष जो भी टेम्परेचर था उसके लगभग 2 और बढ़ जाए, उससे आगे नहीं बढ़ने देंगे, और जो वैश्विक तापमान जो जो टेम्परेचर बढ़ रहा था उसको 5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने की उन्होंने कस्में खाई थी। अब वो कस्में वादे क्या होता है देखना पड़ेगा। अगर भारत में देखें कि इसमें आवश्यकता क्या है, भारत को क्या करना चाहिए, जीवाश्म ईंधन की देश में खोज को कम कर देना चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए। साथ साथ इसमें जो भी उत्पादन क्षेत्र हैं उनकी उत्पादकता बढ़ानी चाहिए, यानी कि जो भी आपको चीजें मिल रही है उसका प्रोडक्शन लेवल हाई रहेगा। मतलब जिससे आप सपोज ये करिए, अगर 1 किलोग्राम गेहूं से अगर आपको 1 क्विंटल अनाज पैदा होता है, तो उसमें 1.5 क्विंटल होना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। सामरिक भंडारों में वृद्धि हमें करनी चाहिए। साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनका पुनर्गठन करें, पुनर्निर्माण करना चाहिए, और सीमित सोच से बचना चाहिए। हमें थोड़ी लार्ज सोच को रखना चाहिए। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक नंबर कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा, थामिराबरानी सभ्यता। थामिराबरानी सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा थामिराबरानी सभ्यता देश के किस राज्य के अंदर है,
कहाँ पे है इसकी डिटेल पूछ जाएगी। तो अभी हाल ही में ताम्रपर्णी, या फिर जिसके नाम है ताम्रपर्णी, थामराबरानी या पोरूनई, तमिलनाडु में बहने वाली एक बारहमासी नदी है, जो कि पश्चिमी घाट, आपको पता होना चाहिए पश्चिमी घाट केरल कर्नाटक साइड में है, उसके पोथिगिरी पहाड़ियों के अगस्त्य कुंडलम शिखर से निकलती जो नदी है, और तिरुनेलवेली और थुथुकुडी जिले के गुजरने के बाद ये मन्नार की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। मन्नार खाड़ी बताना चाहिए कहाँ पे है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में खाड़ियाँ हैं, एक है पाक खाड़ी, एक है मन्नार खाड़ी, वहां पर जाकर मिलती है। नदियों का सभ्यताओं के साथ अनूठा जुड़ाव रहा है, आपको पता होना चाहिए जहाँ जहाँ नदियाँ रही हैं वहां पर, चाहे वो जिला फरात की नदियां हों या फिर हमारी नाइल नदी जो कि सिंधु सभ्यता हो, वो नील नदी की, सॉरी, सिंधु नदी किनारे हमारी हड़प्पा सभ्यता हो, वो इनसे हम वहीं पर विकसित हुई है, क्यों वहीं पे पानी मिलता है। तिरुनेलवेली के दक्षिणी जिले में थामिरबरानी सभ्यता भी कोई अपवाद नहीं है। तो ये जो जगह है, यहाँ पर सभ्यता की खोज की गई है। ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये तमिलनाडु, इतना जो बाउंड्री हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये तमिलनाडु का राज्य है, ऊपर आंध्रा है, इधर ये केरला है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए केरल में एक लेक है, ये वेम्बनाड, ये भी अक्सर क्वेश्चन में आती है, तो ये भी आप देख लीजिए। तो चर्चा का कारण यहाँ पे क्यों हुआ है कि अमेरिका स्थित एक प्रयोगशाला में कार्बन डेटिंग, जहाँ से एज पता चलती है, कार्बन डेटिंग से आपको एज का पता, उसके द्वारा हम एज पता चलते हैं। तो उनके नतीजों ने ये बताया कि तमिलनाडु की इस प्राचीन सभ्यता में जितने खोजे गए अवशेष हैं वो कम से कम 3200 वर्ष पुराने हैं। संभवतः ये भी बोला गया है कि सबसे पुरानी सभ्यता है और 2600 साल पुरानी माने जाने वाले जो बैगई सभ्यता है, ये उससे भी पुरानी है। तो अभी तक 2600 साल पुरानी बैगई सभ्यता माना जा रहा था, तो यहाँ पर उससे भी पुरानी सभ्यता निकल के आई है, वो कितनी 3200 वर्ष पुरानी है, ये इन्होंने बोला है। तो ये बात की कौन सभ्यता की बात की जा रही है, ये कह रही थामिल बरानी सभ्यता। तो क्वेश्चन अभी क्योंकि अभी जल्दी में इसको खोजा गया है, जल्दी में विदेशों में इन्वॉल्वमेंट है, तो ये पूछा जाएगा थामिरवानी सभ्यता है वो कहाँ किस राज्य की है और कहाँ कितनी वर्ष पुरानी है। तो ये तमिलनाडु राज्य की थामिरबरानी एक नदी नाम है, उसके ऊपर ये ली गई है। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट में करिए, आपको सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। नहीं तो अगर आप इसी तरह मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। आकाश आर्य मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।